नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन। वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में बदलाव लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिक्षक कौशल सर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं डायरेक्टर कॉर्पोरेट रिलेशन हूँ एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ का, और मेरा काम है बच्चों को प्लेस कराना, कंपनीज़ को बुलाना और ओवरसीज़ में बच्चों को जॉब दिलवाना। इसके अलावा और भी वेलफेयर के बहुत सारे काम होते हैं जो कॉलेज के लिए मैं करता हूँ। तो दैट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट माई सेल्फ मैम। थैंक यू सो मच सर। तो सर, जैसा हमने बताया कि आईपा बेसिकली एक मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात हो। तो आपको क्या लगता है कि ये मुहिम किस तरह की है? देखिए, प्रोग्रेसिव राजनीति की अगर बात की जाए तो जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, देखिए, अगर अगर जैसे मान लीजिए राजनीति आप कर रहे हैं तो राजनीति में किसी का अहित ना साधें। समाज में सभी लोगों की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी और किसी भी वर्ग या जाति की हो सकती है। जैसे आजकल की राजनीति हो रही है, बांटो और उसके बाद शासन करो। 75% वर्सेस 25% हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 25% को भी वेटेज मिलनी चाहिए। 75% को तो वेटेज मिलनी ही चाहिए। जब अभी तक इग्नोर था, अब उसे वेटेज मिल रही है। उसके उसके जो हकूक मिल रहे हैं, उसे उसके मंदिर मिल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और इतने सालों से लंबित थी वो सब चीज़ें। तो वो अगर मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और 75% हमारा ऐसा नहीं है पोर्शन की जिसको हमें इग्नोर करना चाहिए। तो उसको भी हमें साथ लेके चलना है। तो प्रोग्रेसिव राजनीति इसी तरह से हो सकती है। शिक्षित करें, सामने वाले को बताएं कि क्या हक हैं उनके, और उस हिसाब से राजनीति करनी चाहिए। हमारे ख्याल से किसी को इग्नोर करके नहीं करना चाहिए। कि आप प्लेसमेंट से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट से, तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए? सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिलनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी जगह पर प्लेस कर पाएँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि सिर्फ प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति से ऊपर उठ के अगर हम बात सोचते हैं तो उसमें देखने पड़ेंगे कौन कौन से देशों में कौन कौन से मॉडल हिट हुए हैं। उन मॉडल्स पे विचार करना चाहिए। उसके बाद अपने मॉडल बनाना चाहिए। सरकार को अपने मॉडल बनाना चाहिए। तो मैं एक मॉडल उठा रहा हूँ। चाइना में एक मॉडल 10 साल पहले उठाया गया था। उन्होंने क्या किया, उदारवादी नीति उन्होंने स्टार्ट करी थी। उदारवादी नीति के हिसाब से उन्होंने बहुत सारा लोन लिया था। जो कहते कहना चाहिए विश्व बैंक से उन्होंने लोन लिया था। उसका इस्तेमाल क्या किया उन्होंने, सबसे पहले वहाँ पर पूरे चाइना में जो 75% एरिया है जिसमें वहाँ पर उनकी आबादी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने पॉलिटेक्निक्स खोले। यानी कि अपने अपने लोगों को, जो वहाँ पे यंग क्राउड है, उसको स्किल स्किल बनाया। और स्किल बनाने के बाद उनको उद्योग डेवलप करने के लिए उद्योग लगाएं। तो सरकारों को ये करना चाहिए भाई। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में बाबा जी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आगे आने वाले 5 साल में या आगे आने वाले 10 साल में वो फल देने वाला है। तो हम लोग को चाहिए कि साफ साफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिपीट करें सरकार। सभी लोगों से मेरी अपील भी यही है कि रिपीट करें सरकार, क्योंकि इसका मज़ा तभी है जब 5 साल बाद रिजल्ट आएंगे। और ये बच्चे जिनको हम आज स्किल्ड बना रहे हैं एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, आप ये समझिए ये बच्चे देश का निर्माण करेंगे। जो संस्कार और जो शिक्षा हम देकर भेज रहे हैं, विश्वास करिए हमारा एक भी बच्चा गलत नहीं हो सकता। हमारा एक भी बच्चा संस्कार रहित नहीं हो सकता। जहाँ भी जाएगा अच्छा ही करेगा, और अगर अगर उसे अच्छा करने नहीं दिया जाएगा तो वहाँ से हट जाएगा। तो ये हम लोग सिखाकर भेज रहे हैं। और सरकारों को भी चाहिए कि संस्कार जो जिस तरह के मिले उन्हें हम लोग के समाज से, वैसा समाज के साथ काम करें। मतलब बहुत ज़्यादा हेटरेट अच्छा नहीं है किसी भी समाज के लिए। युवाओं की आपने बात की, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं की इस वक्त कौन सी डिमांड है, कि उनको क्या ज़रूरतें हैं और वो किस तरह से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोज़गार के क्षेत्र में हो, किस तरह से वो आगे बढ़े? देखिए, युवाओं की एक ही ज़रूरत है, पढ़ लिख गए हैं, उन्हें जॉब चाहिए। और जॉब जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है प्राइवेटाइजेशन, उससे जॉब क्रिएट नहीं होंगे ज़्यादा, बल्कि जॉब कम होंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह के उद्यम लगाए जिससे मैक्सिमम जॉब मिले लोगों को, और वो अपना भरण पोषण कर सकें उस शिक्षा के साथ। यानी पढ़ा लिखा के आप उन बच्चों को बिना रोजगार के छोड़ दे रहे हैं, तो उसमें तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। कल को असंतुष्ट युवा जो है, वो अगर कोई गलत कदम उठाता है तो आप क्या करेंगे? आप उसका दमन ही करेंगे। और दमन करेंगे, कब तक करेंगे? तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि भैया कल को हमें ये स्थिति ना आने पाए समाज में, इसलिए उनको अच्छा रोज़गार दे के अच्छी रहने खाने की व्यवस्था, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर दें, जिससे आगे देश विकसित हो और विकासशील न रह जाए। सर, अगर हम राजनीति की बात करें तो युवाओं की भागीदारी राजनीति में कम देखी जाती है, या फिर थोड़ी बहुत है क्योंकि वो परिवारवाद या जातिवाद के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसा क्या है कि युवा राजनीति की तरफ नहीं आ पाते हैं, या उनकी उसको एक अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं? देखिए, ऐसा ना कहते कि आप भ्रष्टाचार को अगर 70 सालों में देख लें और अब देख लें इन 5 सालों में, तो भ्रष्टाचार 70 सालों में इतना हो चुका है। अगर वो पैसा विकास में लगा होता है तो शायद हमारा युवा बहुत ध्यान देता है इन सब चीज़ों पे। तो इनकी जो बनाई हुई स्कीम है नेताओं की, उससे उस पे से विश्वास उठ चुका है।
अब जो 5 सालों में जो मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सब जगह भ्रष्टाचार कम हुआ है, नहीं कम हुआ है तो कम से कम ऑफिसर इस बात से डरता है कि अगर मान लीजिए ये बात कहीं हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच गई तो हमारा क्या होगा। तो कम से कम कुछ लेवल तक कम हुआ है, विश्वास जाग रहा है। और जो 70 सालों में सोए पड़ा हुआ है इंसान, अगर उसे जागने में थोड़ा समय लग रहा है तो मुझे लगता है कि अगले 5-6 साल में वो रिपीट हो जाएगी सारी चीज़ें, और सब चीज़ें युवा इंटरेस्ट लेने लगेगा राजनीति में। और वैसे भी हम लोग अब ले रहे हैं इंटरेस्ट राजनीति में, तो सुधरेगा माहौल संभलेगा। सर, राजनीति की अगर हम बात करें तो हर बार जब चुनाव, अब क्योंकि चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव बस करीब ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार के मुद्दे क्या होंगे? क्या मतलब युवाओं की नज़रों से देखें या फिर एक नॉर्मल मतदाता के तौर पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जिन पे अपना प्रत्याशी वोटर्स चुने? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, कहते हैं कि जो हमारा मुद्दा पहले था जिस पे हमने वोट दिया था वो मंदिर हमें मिल गया। हमारे जो भाई लोग हैं उनको मंदिर मिल गया, और जिन्होंने मंदिर देना था उन्होंने बड़े सब्र के साथ मंदिर दे दिया है। तो ये मुद्दा बार बार ना रख के अब विकास का मुद्दा रखें, है ना। हमें रोडें चाहिए, हमें शुद्ध पानी चाहिए, हमें चिकित्सा चाहिए। अभी जैसे कोरोना आया था, हज़ारों लोग मर गए, तो हमें सही चिकित्सा भी चाहिए। हमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी चाहिए, एमिनिटीज़ चाहिए जो इंसान को जीने में, लिविंग में कम से कम सपोर्ट करती हूँ। वो एमिनिटीज़ हमें इन 5 सालों में और चाहिए। यही मुद्दा होना चाहिए विकास में। जैसे रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो लोगों को, युवाओं को मिलना चाहिए। यही सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हर बार चुनाव आता है तो कोई ना कोई एक भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है, जैसे आपने मंदिर की बात की, या फिर कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है। स्थानीय मुद्दे जो होते हैं उनकी कोई बात नहीं करता या फिर वो रह जाते हैं, तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे उठाने का काम किसका है? नेताओं का है। और अगर नेता स्थानीय मुद्दे नहीं उठा रहे हैं तो उनको उस बात का कहते परिणाम जल्दी मिलने वाला है। ये दोष सारा नेताओं का है। अगर नेता ये सब काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग की बात, भाई जनप्रतिनिधि बनता किस लिए है? जनता की आवाज़ के लिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका दोष उन्हें इस बार साबित कर देगा सारी चीज़ें। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।